नमस्कार, आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजियोलॉजी के नए सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ब्लड के नाम से जानते हैं। ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब भी कोई चिकित्सा की बात आती है तो सबसे पहले सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे जो ट्रीटमेंट प्लान होते हैं वो ब्लड की रिपोर्ट्स के आधार पे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम ब्लड के बारे में अच्छे से जानें। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड में देखिए सबसे पहले क्या है, ब्लड का इंट्रोडक्शन। ब्लड का इंट्रोडक्शन है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग सेल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको याद रखिएगा। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिससे हम ये समझते हैं कि इसकी परिभाषित हो जाता है उन सिनोनिम्स के द्वारा। तो इसको एक सिनोनिम्स पहले दिया जाता है, इट इज अ कंसिडर एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, because it carries oxygen from lungs to the all part of the body and carbon dioxide from all part of the body to the lungs। तो हमें पता है जो रिस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन और CO2। तो CO2 को जैसे ऑक्सीजन को लंग से कैप्चर करना हीमोग्लोबिन के माध्यम से, फिर उसको टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू में ऑक्सीजन को रिलीज करने के बाद वहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकला है उसको फिर से बाइंड होना हीमोग्लोबिन से और वापस जो कहाँ आना, उसको लंग्स तक पहुँचाना। ये काम करने वाला कौन है, आपका ब्लड होता है। इसलिए अगर ये कार्य न हो तो आपके टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन न मिलने के कारण हाइपोक्सिया होगा, नेक्रोसिस होगी, सेल डेथ होगी। तो ये सारे इवेंचुअली आपको चीज़ें दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं क्या है इसके, अगर ये थोड़ी देर के लिए भी, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को कितनी ज़रूरी है, तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है ना, आफ्टर डेथ हो सकती है उसकी, अगर उसको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन ना मिले। इसलिए हम इसको, और ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है, ब्लड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, यानी जीवन देने वाला फ्लूइड। दूसरे नंबर पे आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि हमें पता है ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और अन्य चीज़ें से प्लाज्मा भी ब्लड का कंपोनेंट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं जो टिश्यू को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। कोई टिश्यू केवल ब्लड से ऑक्सीजन नहीं लेता, उसके अलावा जैसे अमाइनो एसिड है और ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल हैं, ठीक है, ग्लूकोज है, वो सारा कहाँ पे रहता है, या बहुत तरह के प्रोटीन जैसे अमीनो एसिड के फॉर्म होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सारे जो क्या होते हैं आपके ब्लड के थ्रू ही एक टिश्यू में यूटिलाइज होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, यानी उसमें सारी इसेंशियल चीजें होती हैं जिससे व्यक्ति में ग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा, बिकॉज इट कैरीज द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यू। हमें पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी हम फूड लेते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो अल्टीमेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन लेते हैं तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इंड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव इंड प्रोडक्ट, और फैट ले रहे हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होती हैं और ब्लड के थ्रू ही टिश्यू तक पहुँचती हैं। इसके साथ ही क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऐसी ग्लैंड जिनसे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना आप समझिए कि हमारे शरीर में दो एक सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, तो वो ब्लड के थ्रू ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यानी टारगेट सेल तक या टारगेट ऑर्गन पे जाके वर्क करते हैं। देन थर्ड नंबर पे क्या आता है, ब्लड इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेज। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड का ही एक कंपोनेंट होता है जिसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, WBC।
WBC गैनुलोसाइट, ए गैनुलोसाइट दो भाग में डिवाइड होते हैं, इसमें न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी किस रूप में करेंगे, जो भी फॉरेन बॉडी आता है या फॉरेन बॉडी या एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी को बनाता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, जो बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट को, अनवांटेड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है देन टू डे एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक द किडनी। हमको पता है जैसे अमोनिया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, अमोनिया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीवर हमारा क्या करता है, ऑर्निथिन साइकिल में के थ्रू उससे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। वो यूरिया जो है फिर से ब्लड में आता है और ब्लड से कहाँ पहुँचता है, किडनी में, जहाँ से यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिक क्या है, ये ब्लड के थ्रू ही बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो बाहर निकलते हैं। चूँकि किडनी जो मेजर आर्गन है हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का, इस वजह से यहाँ पे एग्जांपल दिया है। बाकी सब जगहों पर भी जैसे स्किन तक पहुँचाने का काम भी होगा तो ब्लड के थ्रू ही पहुँचता है। तो इसको याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल हो गए जैसे फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ एंड देन हम देखते हैं कि आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी ब्लड में गुण क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या है, कलर। सबसे पहले क्या है, कलर। ब्लड क्या होता है, रेड इन कलर। इन जनरल क्या होता है, ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है। और जो आर्टेरियल ब्लड होता है, एक शब्द याद रखिएगा, आर्टेरियल ब्लड क्या होता है, स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड। ठीक, क्यों, क्योंकि यह ऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए ज़्यादा डार्क रेड दिखाई देता है। और जो वीनस ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए कैसा दिखाई देता है, पर्पल रेड। तो आपको दो शब्द यहाँ पे याद रखना है, जो आर्टेरियल ब्लड है वो क्या है, स्कार है, तो रेड दोनों ही, स्कारलेट रेड है। कभी पूछा जा सकता है वीनस ब्लड जो होता है वो क्या है आपका, पर्पल रेड है। क्या है, पर्पल रेड। ठीक, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है वह ऑक्सीजनेटेड है और ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। ठीक, एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी एवरेज वॉल्यूम ब्लड का आप देखेंगे नॉर्मल एडल्ट में अबाउट 5 लीटर तक रहता है। न्यू बॉर्न में क्या होता है, ये 450 ml रहता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ होती है ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, अगर हम परसेंटेज देखेंगे वेट वाइज, तो इन फीमेल इट्स स्लाइटली लेस एंड अबाउट 4.5, ये इसी का पार्ट हो गया है। कितना होता है लगभग टोटल आपके बॉडी वेट का, 8% होता है, 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक, ये नॉर्मल एडल्ट का दिया है, उसके हिसाब से 5 लीटर रहता है। आप इतना समझ के चलिएगा, 70 kg का एक व्यक्ति है, लगभग 5 लीटर तक उसके अंदर ब्लड होगा। आइए बैठिए, कुछ रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। फीमेल में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है हम आगे देखेंगे, बहुत सारे कारण होते हैं। मेंस्ट्रुएशन है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हीमोपोएसिस को थोड़ा सप्रेस करता है। जब हम इरिथ्रोपोएसिस पढ़ेंगे तो वहाँ इन फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा कलर क्या है, कलर जो है रेड इन कलर है और स्कारलेट कलर है। स्कारलेट रेड है किसमें, आर्टरी में, और पर्पल रेड है किसमें, वेन्स में। वॉल्यूम कितना है आपका, लगभग 5 लीटर के आसपास रहता है। और महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, लगभग 4.5 ml तक, 4.5 लीटर तक रहता है। और जो इन न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी यानी जस्ट जो पैदा होते हैं, उनमें 450 ml होता है, 450 ml ब्लड होता है। और अगर ऐसे जनरल बोलना है तो 8% ऑफ बॉडी वेट आपका होता है आपके शरीर में ब्लड। ठीक, अब देखते हैं रिएक्शन या इसका पीएच क्या है। पीएच देखिए, पीएच जो है वह 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4, यानी स्लाइटली क्या है, यह बेसिक होता है। और ये जो पीएच होता है, ये जो पीएच होता है इसमें ह्यूमन ब्लड का, वह बहुत स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब क्या है, 7.38 से 7.0
7.42 तक रहता है, यानी 0.04 में ही यह जो है यह आपका वेरी करता है प्लस माइनस। अगर इसके ऊपर चला गया तो एल्कलोसिस हो जाएगा, इससे कम हो गया तो एसिडोसिस हो जाएगा। और ह्यूमन बॉडी जो है इसको स्पेसिफिकली मेंटेन करके रखता है। बहुत सारे कारण हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स है, हीमोग्लोबिन, हम पढ़ेंगे कौन कौन से बफर सिस्टम इसमें काम करते हैं, जिसमें ब्लड का पीएच जो है स्पेसिफिक 7.4 के आसपास रखा जाता है। ठीक है, इस क्यों रखा जाता है, इसके अगर इसके ऊपर या नीचे होता है तो प्रोटीन डीनेचर हो सकते हैं, हार्मोन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर टोटल ब्लड का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.052 टू 1.061 है। अगर केवल ब्लड सेल यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का कंजॉइंट निकालेंगे तो 1.092 टू 1.101 है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा अगर निकालेंगे तो क्या होता है, 1.022 टू 1.026। अब ये बात याद रखिएगा क्यों यहाँ पे आया है, ब्लड हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ब्लड सेल्स, ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है, प्लाज्मा। ठीक, इन्हीं तीनों को यहाँ पे दिखाया गया है। विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। तो जब भी किसी जैसे सिंपल वाटर है तो अगर उसमें कुछ भी आप चीज़ें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विस्कस हो जाएगा, यानी और ज़्यादा वो गाढ़ा हो जाता है। तो आप ये समझिए कि बेसिक बात जो है वह कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए थोड़ा सा विस्कस होता है। कितना विस्कस होगा, 5 टाइम मोर देन वाटर, याद रखिएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंटेन द ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट एंड द लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्लड के दो पार्ट होते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे, पहला क्या होगा, ब्लड सेल्स, दूसरा क्या है, प्लाज्मा। ये कितना होता है, ये होता है आपका 55% और ये होता है आपका 45%। ठीक, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, जो सेल्स होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। अच्छा, अब ये देखिए, जो सेल्स वाली बात आएगी तो वो हम लोग सेल्स में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट। जो आपका इरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो लगभग कितनी होती हैं, 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है वो 4 से 11,000 तक होता है। ठीक है, और प्लेटलेट जो है वो आपका 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में वैल्यू होती है। ठीक, तो वो जब हम सेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है उसको आप देख लीजिए। प्लाज्मा का कंपोजिशन, सेल्स का हमने देख लिया कंपोजिशन, अब हम प्लाज्मा का देखते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे आप इसको अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे ब्लड लिखिए, ब्लड के दो पार्ट आप कर लीजिए, पहला प्लाज्मा हो गया, दूसरा सेल्स हो गया। सेल्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट हो गया। ठीक, ये आपका 5.5 मिलियन, ये 4 से 11,000 और ये 1.5 to 4 लाख, ये हो गया। अब देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है कि यह दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉलिड। वाटर हमेशा 90% होता है, जिसको याद रखिएगा, 92% याद करके रखिए। और उसके बाद गैसेस होती हैं, गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होगा। तो ये तो जनरल बात हो गई। मेजर पोर्शन क्या है, सॉलिड जो है लगभग 78% लिखा है, आप 8% इसको याद रखिएगा, 92% इसको याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल आपका 100 हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आप देखिए क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इंटरनल सिक्रीशंस हैं, एंजाइम्स होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं और कुछ एंटीबॉडीज होती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजेन, ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, वो आप जानते हैं 10-10। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में क्या रहेगा, इसमें ग्लूकोज रहेगा। फैट्स में क्या रहेगा, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, ये रहेंगे।
इंटरनल सिक्रीशंस में क्या रहेगा, हार्मोन्स रहते हैं। एंजाइम्स में क्या रहेगा, एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, लाइपेज, स्टेरेज, प्रोटीएजेज और ट्रांस एमिनेज। नॉन प्रोटीनियस में क्या होगा, अमोनिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, जैंथीन, हाइपोजैंथीन, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ एंटीबॉडीज भी रहेंगे। ऑर्गेनिक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जितने भी आप जानते हैं, सोडियम पोटेशियम, आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, आयोडीन, आयरन और कॉपर। तो इसके लिए आपको विचार नहीं करना, आप लिख सकते हैं। तो इसका एक फ्लो डायग्राम जो है एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, तो ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी रेड कलर की होती है इसलिए हम इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको व्हाइट कलर की होती है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट जो होती है उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। 3 स्पेसिफिक नाम है, आप याद करके रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज आती है वैल्यू, हिमेटोक्रीट वैल्यू। हिमेटोक्रीट वैल्यू क्या होती है, जब हम इसी को हम लोग एक दूसरा नाम क्या देते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या देते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। जब हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को सैंपल को लेके रख देंगे तो क्या होगा, वहां पे जो सेल है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा बाय द राउलेक्स फॉर्मेशन। जो होता है उसका नेचर होता है कि अगर आप उसको स्टेगनेंट करेंगे तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठ जाता है वो लगभग 45% शो करता है परसेंटेज, और जो उसके रेस्ट ऊपर रहता है वो 55% प्लाज्मा शो करता है। ठीक, बीच वाला पार्ट जो है बफी पार्ट, वह वाइट बफी कोटिंग जो होती है वह आपका सीरम बताता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं और ये कैसे एग्जैक्ट काम करता है वो देखिए। अगर ब्लड आप जैसे मान लीजिए आपको तुरंत सेडिमेंट कराना है तो आप सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज कर सकते हैं। इफ द ब्लड इज कलेक्टेड इन अ हिमेटोक्रीट ट्यूब, लैब में एक ट्यूब होती है, अभी इसका पिक्चर आएगा। हिमेटोक्रीट ट्यूब होती है जो एक साइड ओपन होती है, एक साइड क्लोज होती है। along with a suitable एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो ब्लड को जमने से रोकते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक मशीन होती है। मशीन में अपना आप ट्यूब को रख देंगे और उसको चालू कर देंगे। कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए। आरपीएम कितना होगा, यानी चक्कर वो पर मिनट कितना काटेगा, तो 3000 आरपीएम पे, 3000 आरपीएम पे अगर आप उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल जो है, चूंकि वो हैवी होती है, उसमें वजन होता है, तो क्या होगा, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ हैविंग अ क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप। इस तरह से वो आपको दिखाई देगा। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन प्लाज्मा हो जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर दूसरा नाम क्या है, हिमेटोक्रीट। सॉरी, हिमेटोक्रीट। प्लाज्मा फॉर्म 55% एंड रेड ब्लड सेल फॉर्म 45% ऑफ द टोटल ब्लड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, हम परसेंटेज में शो करते हैं, कॉल्ड द हिमेटोक्रीट वैल्यू और पैक्ड सेल वॉल्यूम। दो शब्द याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज हिमेटोक्रीट वैल्यू, तो आप ये समझिए पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में ही वह पूछ रहे हैं। ठीक, in between the plasma and the red blood cell there is a thin layer of white puffy coat. This white puffy coat is formed by the aggregation of white blood cells and platelet. जो बीच में एक सफेद रंग का आपको इसमें एक दिखाई देगा, एक लेयर। तो एक्चुअल क्या है कि आप जब नंबर वैल्यू देखेंगे तो सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, तो वो जो, और इससे राउलेक्स फॉर्मेशन की फिनोमेना है, तो सारा सेडिमेंट जब नीचे होगा तो उसमें 4000 के आस या 5000 के आसपास डब्ल्यूबीसी और लाख 1.5 लाख जो है आपका प्लेटलेट है, वो क्या होता है, सब ऊपर की साइड आ जाते हैं। तो जो एक बीच में एक लेयर बनती है, नीचे पैक्ड सेल वॉल्यूम होगा, यानी कि बस एक्चुअल में वो पैक्ड सेल वॉल्यूम हम बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, आरबीसी ही प्रेजेंट कर रहा है, उसमें सारे सेल नहीं है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट क्या है, उसके ऊपर एक वाइट रंग का एक लेयर बनाते हैं, उसको उसमें रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाइट पफी कोट। ठीक है, ये पिक्चर आप देखिए, ये पिक्चर क्या बता रहा है कि एक ट्यूब है। ठीक, एक ट्यूब है, हमने उसमें ब्लड रखा है। आप देखिए इसमें 45% तक आपका क्या है, यहाँ पे
ये हो गया आपका पैक्ड सेल, रेड सेल, पैक्ड रेड ब्लड सेल, ठीक। तो आरबीसी है। इसमें क्या है, व्हाइट पफी कोट में आपका क्या है, प्लेटलेट है और डब्ल्यूबीसी है। ऊपर वाला जो पोर्शन बचा है वो सारा आपका क्या है, प्लाज्मा, ठीक। क्लियर हुआ। अब आके देखिए नॉर्मल वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन द ब्लड। ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिनकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, ग्लूकोज कितना होता है ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज हमेशा 100 to 120 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में होना चाहिए। इसके ऊपर जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया, इससे कम है तो हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति होगी, ठीक। क्रिएटिनिन क्या होता है, वो 0.5 to 1 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अप टू 200 मिलीग्राम होना चाहिए, याद रखिएगा। प्लाज्मा प्रोटीन तो जाहिर सी बात है 8 ग्राम के आसपास होगा, हमने पढ़ रखा है। बिलिरुबिन मस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है, 0.5 to 1 मिलीग्राम पर डीएल है। ये भी ब्लड का जब आरबीसी ब्रेक होती है तो उसका पोरफायरिन का एक तरीके का परिवर्तित रूप है, ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीम और ग्लोबिन और पोरफायरिन रिंग में कन्वर्ट होता है। जो ये कन्वर्ट हो रहा है वही आपका क्या है, बिलिरुबिन है। आयरन 50 से 150, कॉपर, कैल्शियम देख लीजिएगा 109 to 11, सोडियम 135 to 145। सोडियम और पोटेशियम याद करके रखिएगा हमेशा। सोडियम 140 जनरली याद करने के लिए 140 याद करके रखिएगा, और आपका जो है पोटेशियम जो है वो 3 to 5 याद करके रखिए मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाइकार्बोनेट की वैल्यू दिया है लेकिन सिग्निफिकेंट क्लिनिकली उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक। तो जो आपको बता दूं याद रखिएगा, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और सोडियम और पोटेशियम, ठीक।